हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 7 ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, राइट। जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर फार्म मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स इवन फॉर फूड। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम मैनेज करते हैं ऐसे एनिमल्स को जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए फूड रिसोर्स है, न्यूट्रिटिव होता है, राइट। सो मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन मिल्क। ऐसे ही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो किया जाता है, दिस इज मेनली फॉर मीट एंड एग्स। तो एग्स एंड मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी नीड टू मैनेज पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम एग और मीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली पोल्ट्री, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे। सो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की मैं बात करता हूं। पोल्ट्री farm management, right. So what is exactly poultry farm management and what is exactly poultry? First of all you have to understand about the poultry. Poultry का मतलब क्या है? It includes all the domesticated fowls or the domesticated birds, right. It includes domesticated fowls और the birds। इसमें सभी domesticated fowls और birds आते हैं, right? These are generally rearing for meat and egg। तो poultry farm management, this is the management of the poultry birds for the meat and eggs। So this is what management of poultry for meat and egg, right। यहाँ पे meat and egg जो होते हैं हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव। These are rich in proteins। ये प्रोटीन्स रिच होते हैं एंड हेल्प्स इन ग्रोथ में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पोल्ट्री के अंदर जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स हैं, जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में आते हैं जैसे कि चिकन आता है, राइट, हैन आता है। इसके अलावा यहाँ पे टर्की आते हैं, चिकन, हैन, टर्की, राइट। ये मेनली इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं चिकन, हैन, टर्की। ये सब डोमेस्टिकेटेड फाउल्स हैं, ठीक है, जिससे कि हमें मीट और एग मिलते हैं। मीट और एग दोनों ही हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम जनरली इन राइट, इन सभी का, ये जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स है, चिकन एंड टर्कीज, इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, India stands at the 6th position in the world at poultry farm management। ये पॉइंट आपको याद रखना है। India stands at the 6th position। India stands at 6th position
इन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इंडिया 6th पोजीशन पे आता है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th पोजीशन ऑक्युपाई करता है, स्टैंड्स एट द 6th पोजीशन इन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इंडिया 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, ये जो पोल्ट्री होते हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेयर्स और दूसरे होते हैं ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स क्या है? अगर मैं ब्रॉयलर्स की बात करूं, these broilers are mainly reared for the meat। जिनको मीट के लिए पाला जाता है वो ब्रॉयलर्स हैं, राइट। mainly rearing for meat production। तो इनको मेनली मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, दैट यू कॉल्ड ब्रॉयलर्स। वहीं अगर मैं बात करूं लेयर्स की, लेयर्स जनरली इनको रियरिंग किया जाता है फॉर एग्स। एग्स लेने के लिए, एग्स ऑब्टेन करने के लिए जनरली लेयर्स को पाला जाता है। तो हैन इज द लेयर, चिकन इज द ब्रॉयलर, जिसका जिसको कि मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। तो दिस इज अबाउट ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। इंडिया 6th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, राइट। इंडिया का अगर मैं बात करूं, इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज्यादा रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग कम होते हैं। और जो कोस्टल एरियाज में लोग मेनली फिश पे डिपेंड करते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं कि पर कैपिटा जो कंजप्शन है एनुअली कितना है, ये बात जान लीजिए। इन इंडिया राइट, पर कैपिटा कंजप्शन, इन इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन, इंडिया में पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो कितना है, राइट, 19 एग्स एंड 20 ग्राम्स मीट पर एनम। तो एनुअली इंडिया में 19 एग्स एंड 20 ग्राम्स मीट का कंजप्शन होता है। तो इन इंडिया 19 एग्स और 20 ग्राम्स मीट का कंजप्शन देखा जाता है, पर कैपिटा कंजप्शन। बट अकॉर्डिंग टू ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से, जो न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी है, राइट, उसके हिसाब से कंजप्शन बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ इंडिया ऑफ ICMR, द न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ ICMR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, राइट। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR के हिसाब से, न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ ICMR के हिसाब से, यहाँ पे जो कंजप्शन होना चाहिए, दैट शुड बी 1 एग पर डे, एटलीस्ट 1 एग पर डे। एंड यहाँ पे लगभग 20 ग्राम्स मीट पर डे होना चाहिए। 120 ग्राम्स मीट पर डे इंडिया का कंजप्शन होना चाहिए। एक हेल्दी जो डाइट ये कहती है, न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमेटी ये कहती है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 एग पर डे कंजप्शन होना चाहिए और 120 ग्राम्स मीट पर डे कंजप्शन होना चाहिए। जबकि इंडिया में ये डाटा बहुत ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे 19 एग्स एनुअली लोग कंज्यूम करते हैं पर कैपिटा, और 20 ग्राम्स मीट का जो कंजप्शन होता है वो पर कैपिटा होता है एनुअली, जो कि अपने आप में बहुत लेस है। जबकि देखिए 120 ग्राम्स पर डे होना चाहिए, राइट, पर पर्सन। 1 एग पर डे होना चाहिए पर पर्सन। सो इट शुड बी दी एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से इतना होना चाहिए, राइट।
अब हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो मेन स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो मेन हम पॉइंट्स फॉलो करते हैं, दैट विल बी सेम लाइक डेयरी फार्म मैनेजमेंट। वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की तरह ही है, राइट। लेकिन हम इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो, राइट। अकॉर्डिंग टू, राइट, तो जो मेजर स्टेप्स है इन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के जो मेजर स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, द मेजर स्टेप्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट दैट वी हैव टू फॉलो। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। The first step of the poultry farm management is what? That should be breeding, ठीक है। breeding जो है that should be crossing or the mating between two superior quality of right poultries, right। तो breeding आपको पता ही है। इसके बाद हाउसिंग यानी कि उनको एक सेफ फार्म में हमें रखना है, क्लीन फार्म में रखना है। क्लीनलीनेस, वी हैव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस मेंटेन रखेंगे तो उन पोल्ट्रीज को हम आसानी से डिजीज फ्री कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे भी रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये सेम पॉइंट्स हैं जो कि मैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वी हैव टू फॉलो ऑल दिस पॉइंट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे डेयरी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से कभी कभी कुछ डिजीज आउटब्रेक हो जाती है। जैसे एक मैं आपको एक डिजीज की मैं बात करूं, एक वायरल इन्फेक्शन की बात करूं, जो एवियन इन्फ्लुएंजा एक डिजीज आउटब्रेक हुई पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से थाईलैंड में ईयर 2003 में, राइट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो डिजीज ट्रांसमिट होती है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में, इवन ये जो डिजीज है ये बर्ड से ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो कि हाईली इन्फेक्शियस होती है और उनके एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे हमें बड़ी सावधानियां बरतनी है, बड़ी क्लीनलीनेस अच्छे से मेंटेन करना है। हो सके तो यहाँ पे फाउल्स को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। वैक्सीनेशन करने की वजह से उन बीमारियों से उन फाउल्स को बचाया जा सकता है और किसी बीमारी के आउटब्रेक से हम ह्यूमन पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां बर्ड से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऐसे एक परफेक्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एवियन इन्फ्लुएंजा, राइट। ये एक इन्फेक्शन था, ईयर 2003 में थाईलैंड में फैला, H5N1 ये राइट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, राइट, जिसकी वजह से काफी सारी थाईलैंड में काफी सारे लोग अफेक्ट हुए, बीमार पड़े, कुछ डेथ भी नोटिस की गई। तो ये ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बता रहा हूँ, एवियन इन्फ्लुएंजा। अगर मैं बात करूं एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो एवियन जो इन्फ्लुएंजा है, राइट, ये जो वायरस इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन जो है, दिस इज द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, दैट आउटब्रेक फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन बीइंग, राइट। ऐसे ही एग्जांपल था H5N1, ठीक है, ये एक इन्फेक्शन, ठीक है, इट वाज आउटब्रेक इन 2003 इन थाईलैंड में आउटब्रेक हुआ, 2003 में ये आउटब्रेक हुआ। तो वायरल इन्फेक्शन आउटब्रेक फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन बीइंग, H5N1 इन्फेक्शन दैट आउटब्रेक इन 2003 इन थाईलैंड। ऐसे ही एक दूसरा एक दूसरी जो प्रॉब्लम है, एक दूसरा जो इन्फेक्शन है यहाँ पे इन 1908, एक और हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, 1918 में स्पेनिश बर्ड फ्लू, राइट, स्पेनिश आउटब्रेक, दी स्पेनिश बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ, स्पेनिश बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ, राइट। और उस बर्ड फ्लू की वजह से 50 मिलियन डेथ नोटिस की गई 1918 में। तो हमें यहाँ पे ये प्रिकॉशंस, ये सावधानियां बरतनी है कि यहाँ से कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है आउटब्रेक ना हो जाए। अगर कोई इन्फेक्शन आउटब्रेक हो जाता है वो पोल्ट्री एनिमल्स के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ के साथ उससे ह्यूमन पॉपुलेशन भी एडवर्सली अफेक्ट होती है, राइट। बात समझ में आ रही? तो इन इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है, सच इन्फेक्शन ट्रांसमिशन थ्रू, ठीक है,
तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, सच इन्फेक्शंस ट्रांसमिट थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? ये जो इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होते हैं, ये जो इन्फेक्शंस ट्रांसमिट है थ्रू सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज ऑफ बर्ड्स। कुछ हाईली कॉन्टेजियस होते हैं जो कि बर्ड्स कांटेक्ट में आने की वजह से भी इन्फेक्शन ये फैल जाते हैं। तो इनको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं कलिंग। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? प्रोसेस होता है कलिंग। इफ एनी इन्फेक्शियस बर्ड नोटिस देन इट शुड बी रिमूव, इट शुड बी किल एंड रिमूव, राइट? तो इफ एनी इन्फेक्शियस noticed bird, kill and remove। ठीक है, kill and remove the infectious bird, this is called culling, right? If any kind of infection noticed anywhere in the bird, तो ऐसे बर्ड्स को मार कर रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि उससे कोई कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है आउटब्रेक ना हो सके। तो इन्फेक्शंस के आउटब्रेक होने से बचाने के लिए वी नीड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स, यानी कि हमें कलिंग जो है परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, राइट? सो दिस इज अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो दिस इज अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट और कलिंग। यू नो, कुछ वायरल इन्फेक्शन जो बहुत ही पॉपुलर वायरल इन्फेक्शन जो कि बर्ड्स में नोटिस किए जाते हैं, जिनसे कि बर्ड्स की जो पॉपुलेशन होती है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे ऐसी कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि एक इन्फेक्शन है जिसको आप बोलते हैं फाउल पॉक्स। ऐसी एक बीमारी है रानीखेत डिजीज, राइट? दीज बोथ आर वायरल इन्फेक्शन नोटिस इन बर्ड। बोथ आर वायरल इन्फेक्शन and these infections noticed in birds, right, adversely affect the bird population को ये adversely affect करता है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का नुकसान होता है इससे। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, अटेंटिव रहने की जरूरत है, जो कि हमारी जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, राइट, उसको खराब कर सकता है। यानी कि जो पोल्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है बर्ड्स का, चिकन्स का, हैंस का, इन सभी प्रोडक्शंस के डिक्लाइन होने के चांसेस हो सकते हैं इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट, will be noticed in, right, poultry farm management. So we have to keep this in our mind. So we have to avoid such kind of infection, जिससे कि poultry farm management proper तरीके से हो सके और वहाँ पे हमारा जो मीट प्रोडक्शन है या एग प्रोडक्शन है, जिसके लिए हम बर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, उनका एक जो उनकी जो यील्डिंग है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया, ठीक है, कि यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट, एट द टाइम ऑफ इफ यू आर गोइंग टू मैनेज योर पोल्ट्री फार्म। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है, जिससे कि आप अच्छे से मीट प्रोडक्शन कर सके, एग प्रोडक्शन कर सके और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन का कंजप्शन कर सके, राइट, और आप इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिशरीज। अबाउट फिशरीज आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद फिशरीज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।